नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, ये 13 नंबर का होगा और ये एक्चुअल में ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, तो अभी आपके 26 का तीसरा जो भी बचा हुआ है ना बीच के, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ उसको ज्वाइन कर लो जाके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब यहां से देखो, पहला सवाल है, पूछा गया x का मान किसके मध्य होगा। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो रूट से तो बाहर हो जाएगा ये वाला नंबर, तो वहां से तो हमें हटना पड़ेगा भाई। देखो ये रूट से बाहर हो गया तो बचा क्या, 4, यानी कि ये भी रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर, तो 4 और 4 क्या दे देगा हमको, 8 दे देगा प्लस में। अब ये देखो, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे होल स्क्वायर खोलने के बाद, तो इनका तो खेल खत्म हो जाएगा। अब प्लस में क्या बचेगा, 2 इंटू ब्रेकेट में आ जाएगा 4 प्लस का 10 प्लस का 2 रूट 5, और इधर हो जाएगा एक और 4 माइनस का अंडर रूट 10 प्लस का 2 रूट 5। ठीक है, यहाँ पर भी रूट लगा लो। अब 8 तो आपको पता लग गया, यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया, ये a प्लस बी बन गया, a माइनस का b बन गया, यानी कि रूट के अंदर क्या हो गया, यानी कि 4 चौकू 16 माइनस का, ये रूट के बाहर आ जाएगा तो 10 माइनस का 2 रूट 5 हो जाएगा। रूट के बाहर आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। ठीक है, तो 6 प्लस का 2 रूट 5 हो गया और माइनस का, अब यहाँ पर रूट 5 की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख लो। अब यहाँ पर हमने रख ली, यानी कि 2.2 कर लो, तो 22 दूनी 44 हो गया, तो 6 से 4.4 लगभग 2 मान लो, लगभग 2 मान लिया हमने। ठीक है, रूट 2 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस का 2 रूट 2। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 4 प्लस का रूट 2। रूट 2 की वैल्यू 1.41 लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.41, गुणे में हो गया 2, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, यानी कि 10.82 के समथिंग आना चाहिए। यानी कि इससे तो बड़ा होगा, इससे छोटा। इसका स्क्वायर लिखना थोड़ा सा भैया 1156 होता है क्या, देख लेना आप लोग भी। तो इससे तो देखो, इससे तो छोटा ही आ रहा, तो ये कैंसिल हो गया। 26 का स्क्वायर 676, तो 6.76 आ गया, और इधर 3 त्रिका 9, तो इसके बीच में तो कैसे भी नहीं होगा। 38 का स्क्वायर 1444 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा 3 त्रिका 9, 9 से बड़ा है, 34 से छोटा है, बात खत्म। अगला सवाल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/3 से 21 अधिक है। पहली और चौथी संख्या का औसत क्या होगा। इस सवाल को या तो देखो आप बेसिक से चले जाओ, ठीक है, या तो आप ऑप्शन का सहारा ले लो। कह रहा था पहली और चौथी संख्या का औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर विषम संख्या इनका डिफरेंस बराबर, वो क्या कर रहा था, 4 क्रमागत विषम, तो अगर इनका एवरेज लिखते तो a प्लस डी बाई 2 लिखते, यही तो लिखते, तो एवरेज यहाँ पर आता। ऑप्शन का सहारा ले लो, ऑप्शन से पहला 30 लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 27 हो गया। अब वो कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या का 1/3 से 21 अधिक है, यानी कि 3 ने 27 हो गया, और फिर यहां से करेंगे 9 प्लस का 21, देखो 30 सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। ठीक है, बेसिक जाने की इतनी जरूरत नहीं, हर जगह ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बेसिक से ही जाएंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तार आयताकार है जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमें आयत का जो भी परिमाप होगा वो हमें रखना पड़ेगा इसकी परिधि के बराबर, तब हमारी रेडियस निकलेगी, उसके बाद निकलेगा आपका क्षेत्रफल। तो देखो 4:3 था, यानी कि अगर इनका एरिया लिखते तो 4x इंटू में 3x लिखना पड़ता, बराबर में 5808 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया, तो 5 4 9, 9 2 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 चौकू 12, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 3 चौकू 12, 484 आ गया, यानी कि x बराबर 22 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम l प्लस बी लिखते हैं, यानी कि 4 3 7x हो जाता, तो 2 गुणे 7 गुणे x का मान है 22, बराबर में 2 गुणे 22/7 इंटू में r हो गया। तो देखो 22 से 22 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो r यहाँ से कितना आ गई, 14 आ गई। अब जिसकी रेडियस 14 है उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा 49 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहां से समझो बात को, अगर तुम्हारी रेडियस 7 होती तो पाई आर स्क्वायर एरिया कितना होता है, 154, यहाँ पर कितनी होगी, 49, कै गुना हो गया, 7 गुना हो गया। यानी कि जो एरिया था वो भी हमारा कितना, स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है। तो देखो 150
प्लस का 4 और इनटू में 49 कर लो, या तो 50 माइनस का कर लेते तो ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, दोनों तरीके हैं, जैसे भी करना चाहो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, लास्ट के दो नंबर चेक करना था पहले तो देखो सिंपल सी बात, दो आपको फार्मूला कह रहा हूं, आपको गुणा करना आना चाहिए। 9 चौक 36 हो गया, यहाँ से लगा 3, फिर 9 पन्ना 45 हो गया, पीछे इसको फॉलो करना है, 4 चौकू 16, 45 और 16 हो गया 61, 61 और 3 कितना हो गया 64, 4 6 आ गया, आंसर लगा दो। ठीक है, आप हर तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको मतलब कर सकते हैं जैसे आपको सहूलियत लगती है उस प्रकार से। एक आदमी ने पहले 3 से 1/3 घंटे में इतने और 4 में इतने, अगले इतने में यात्रा की और औसत चाल इतनी, तो x का मान क्या होगा। तो सिंपल से एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस बराबर हमें अगर निकालना हो तो s इंटू टी करना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस निकलेगी। तो पहली कंडीशन में 3 3 9 1 10 हो गया, 10/3 गुणे में 48 हो गया, फिर यहाँ पर 4 गुणे में x हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 और 2 8/3 गुणे में 63 हो जाएगा, और बटे में टोटल टाइम कर दो, तो टोटल टाइम यहाँ पर देखना 10/3 प्लस का 4 प्लस का 8/3 हो गया। ठीक है, बराबर में दिया था 55.4। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 3 और 3 नीचे से भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 3 कर दो, इधर भी 3 कर दो, और इधर भी 3 कर दो, यहाँ पर भी 3 कर दो, तो ये 3 से 3 सारे कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल हो गए। तो ये हो गया 480 प्लस का 12x प्लस का 8 3 24 हो गया, 8 छंग 48 और 2 50 हो गया, बटे में कर देंगे 4 3 12 8 20 और 10 30, बराबर में हो गया 55.4। अब यहाँ से गुणा कर देंगे इधर 30 का, तो 0 से ये पॉइंट चला गया, तो इधर जोड़ेंगे पहले, तो 4 हो गया 8 हो गया 5 4 9 प्लस का 12x, बराबर में इधर जाएंगे 3 चौकू 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 और 1 16 हो गया। अब यहाँ से घटा देंगे 12x बराबर 12 से 4 गया 8 हो गया, उसके बाद बचा 15, 15 से 8 गया 7 बच गया, फिर उसके बाद फिर 15 बचा यानी कि 6 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60, 7 बच गया। ठीक है, 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 जो ज्यादा, तो 56 आंसर आ गया, बात खत्म। अगला सवाल, विलेन ए और बी में एल्कोहल और जल का अनुपात इतना और इतना है, यदि 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है और फिर परिणामी मिश्रण में 1 लीटर एल्कोहल 2 लीटर जल मिलाया जाता है, तो प्राप्त अंतिम मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो ए का 9 लीटर है, यानी कि अगर हम देखें रेशियो उनका 7:8 था, इनको जोड़ दिया तो 15 हो गया, 15 बराबर 9 हो गया। अगर 7 बराबर निकालते तो क्या आ जाता, 9/15 गुणे में 7, यानी कि 3 त्रिका 9 3 पंजे 15, यानी कि 21/5। ये 21/5 आया क्या, एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल आ गया 21/5, और किसका आया, ये ए का आया। ठीक है, अब अगर हम 8 बराबर निकालते तो 3/5 गुणे में 8 हो जाता, यानी कि 24/5 आ जाता। तो ये 24/5 क्या हो जाता, ये आ जाता तुम्हारा वाटर। ठीक है, 24/5 ये आ गई दोनों ए के लिए। अब करते हैं इसी तरीके से बी के लिए, यानी कि बी का रेशियो कितना था, 3:2 था। ठीक है, अब 6 लीटर यानी कि हमारे हिसाब से 5 5 बराबर 6 हो गया, तो 1 बराबर 6/5। तो इसी तरीके से एल्कोहल निकालेंगे तो 3 बराबर 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 6 तियां 18/5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 बराबर निकालेंगे तो 12/5 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 12/5 हो गया। ठीक है, इनको अब जोड़ देते हैं तो 8 1 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, बटे में 5 हो गया, इधर जोड़ेंगे 5 2 7 हो गया। अच्छा, यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा तभी बनेगा, लेकिन दोनों जगह सेम आना चाहिए था, कुछ गलत लिख दिया है हमने, इसका मतलब अच्छा 24/5 होगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 2 6 हो गया और 2 1 3, बटे में हो जाएगा 5। समझ गए। अब क्या हुआ, इसमें एल्कोहल मिलाया गया है, इसमें 2 लीटर जल मिलाया गया है, तो 5 एकम 5 यानी कि 44/5 हो जाएगा। इसमें करेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 46/5 हो गया, ये बन गया। अब पूछ रहा था एल्कोहल का परसेंटेज, इनका रेशियो बना लो, ये कैंसिल, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6। एल्कोहल कितना है इसमें 22, टोटल मिश्रण कितना है 3 2 5 2 2 4, और गुणे में कर दो 100, तो 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 22 दूनी 44, 440/9 हो गया। तो 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 चौक 36 किया, 8 बच गया, तो 9 अट्ठे 72, 48 किसी में लिखा है ऑप्शन में, वही आंसर। अगला सवाल, अब ये तो देखो सिंप्लीफिकेशन है, तो 7 दूनी 14 1 15/2 हो गया,
सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा का साइन करेंगे। गुणा का साइन करते हुए इन दोनों का मल्टीपल ऊपर चला जाएगा और 2 गुणे 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना था। तो 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, 15 से 15 चला गया यानी कि 5 चौकू 20, गुणे में 1/10 कर देंगे तो 10 दूनी 20 यानी कि इधर तो आ गया हमारे पास 2। अब इन भाई साहब का नंबर आया, यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है, माइनस का साइन लगाते चलना। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बाद में हम लोग गड़बड़ कर देंगे। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1 11/2 हो गया, गुणे करेंगे तो 7 तियां 21, 21 और 1 22/3 हो गया, तो 4 तियां 12 ऊपर आ जाएगा, 22 गुणे 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 तियां 12 यानी कि ये कट गया, ये आ गया पूरा 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। अब इसमें ऑफ नहीं लगा है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम 3/4 गुणे का साइन करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, इनटू में 3/5 अब लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन था, तो 3 त्रिका 9/5 दूनी 10। एलसीएम ले लेंगे, 10 तो 20 हो गया, माइनस का 10 हो गया, प्लस में यहाँ पर 9 हो जाएगा बटे में 10। तो 10 और 9 19, 19/10 हमारा आंसर। अगला सवाल, कुकिंग ऑयल की कीमत में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी आई। यदि एक परिवार अपने उपभोग में 5% की कमी करता है तो परिवार के व्यय में कितने % की परिवर्तन होता है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, 100 से चीज 30 की वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर 12% की कमी हो गई, यानी कि 130 का 12% मतलब 88% चीज रह गई, यानी कि 0 से 0 चला गया, 13 8 104 हो गया, 13 8 104 और 10 114 हो गया, यानी कि अब मूल्य हमारा रह गया 114.4। अब वो कह रहा था एक परिवार अपने उपभोग में 5% की कमी करता है, यानी कि अगर वो 100 खाता था पहले तो अब 5% की कमी कर देगा तो 95 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि कह रहा था परिवार में व्यय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं रेशियो, ये टोटल खर्चा इसका हो गया, यहाँ से इनका खर्चा टोटल कितना हो जाएगा 114.4 इंटू में 95। समझ में आ गई। इसको करेंगे ये 19 हो गया, इसको करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से कर देंगे, ये जो पॉइंट हटाया तो 0 आ जाएगा इधर। 5 चौकू 20 नहीं करना है, लेकिन 4 पंजे 20 कर दो। फिर यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, बचा कितना है 3, और फिर 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 4 छंग 24 हो गया। ठीक है, अब 4 दूनी 8 यानी कि 2 से अब काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 तियां 6, यानी कि 2500 से चीज कितनी हो गई, 19 तियां 57 हो गया, हासिल लगा 5, 19 चौक 76, 76 और 5 81 हो गया, हासिल लगा 8, 19 एकम 19 और 8 हो गया आपका 27। समझ में आ गई। तो अब उनकी क्या हो रही, वृद्धि हो रही, यानी कि कमी वाले हमारे 2 ऑप्शन जा चुके हैं, तो वृद्धि कितनी हुई भाई ये करना पड़ेगा। यानी कि वृद्धि हुई हमारी 7, 1 और 2, 217 की, यानी कि 217 की वृद्धि हुई किसमें, 2500 में। गुणा कर दो हमारा 100 का, तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 21 चौक 84, 84 2 86, यानी कि 8.68 अपॉन में 100 था, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, गीता की बचत उसके व्यय के 28% के बराबर है। ठीक है, गीता की बचत यानी कि सेविंग उसके व्यय के यानी कि एक्सपेंडिचर के 28% के बराबर है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके इनकम पे भी बात हो सकती है, तो पहले से ही लिख लेते हैं। यदि उसके व्यय में इतनी वृद्धि और बचत में इतनी कमी होती है तो उसके आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखो 17.4 की व्यय में 17.4% में वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर कमी हुई तो माइनस का 5% कर दो, और हमें निकालना था, तो यहाँ से करेंगे इनका गुणा, 8 पन्ने 40, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, वो भी माइनस का। इधर करेंगे तो ये देखो एक पॉइंट तो ये चला गया, तो 1740 आ गया, ये आ गया प्लस का, बराबर में 128 गुणे में x हो गया। अब इससे 140 घटा देंगे, 0 7 से गया 6 हो गया, 1600 प्लस का बटे में 128। अब ये हमारा आंसर देखो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हमारी वृद्धि हो रही है, बात खत्म हो गई। तो हमसे वृद्धि ही पूछी थी। 16 अट्ठे 128 यानी कि 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% की वृद्धि हो रही है। अगला सवाल, 280 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 21 सेकंड में पार करती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन बी को 15 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। यदि ट्रेन बी समान दिशा में 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन सी को 54 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है। तो देखो पहली लाइन से तो हम क्या करते हैं, हमारी एक ही स्पीड आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 280 डिस्टेंस होगी बटे में 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 तियां 21।
तो ये 40/3 ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बना लें, 18/5 का गुणा कर दें। 3 छक 18 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि 8 छक 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या कह रहा था, विपरीत दिशा में आ रही थी बी ट्रेन, यानी कि बी ट्रेन की हमें लंबाई नहीं पता है, लेकिन ए ट्रेन की हमें लंबाई पता है। और विपरीत दिशा में आ रही तो चालें जुड़ जाएंगी, 90 प्लस का 48 हो जाएगा। इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा, 15 सेकंड लगे। ठीक है, अब इनको करते हैं भाई, इसका गुणा भाग जो भी करना बनता है उसको लगाते हैं ठिकाने पे। 15 गुणे में 5/18 और इनको जोड़ेंगे, 8 हो गया, 9 4 13 हो गया। ठीक है, अब 3 पंजे 15 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियां 18 हो गया। फिर 55 25 हो गया, 25 तियां 75, यहाँ से लगा 7 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 7 57, इधर हो जाएगा माइनस का 280, यानी कि लिख सकते हैं 5 और 17 से 8 गया तो 9 हो गया और 4 से 2 गया 2, 295 ये किसकी आ गई, बी की आ गई लंबाई। ठीक है, अब वो दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि ट्रेन बी समान दिशा में 58, कह रहा था समान दिशा में, तो बी की चाल आपको पता है, बिल्कुल पता है, और समान दिशा में चल रही ट्रेन सी। अब यहाँ पर देखो बी की हमें पता है, सी की डिस्टेंस नहीं पता, सी की लंबाई क्या है, दोनों समान दिशा में चलनी थी, तो 90 माइनस का 58 और यहाँ पर कर देंगे 5/18 बराबर में हो गया कितना, 54 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 295 प्लस का सी, 18 तियां 54, 5 तियां 15 और गोड़े में 90 से 50 गया 40, 40 से 8 और कम कर देंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि सी बराबर 15 दूनी 30, 15 तियां 45 और 3 48 माइनस का 295, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, यहाँ पर 7 बचा 8 हो गया, यानी कि 185 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 12.5% की वार्षिक दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में समान राशि पर मिश्रधन इतना अधिक है, तो राशि बताइए। अब देखो, अगर हम मान लेते प्रिंसिपल हमारा 100 है, रेट कितनी है 12.5% है, ठीक है, टाइम 12 दे दिया। अब यहाँ से अगर हम इसका ब्याज निकालते तो हमारा डायरेक्ट गुणा करना पड़ता है, यानी कि अगर हम ऐसा ही निकालते तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाता, 12 कम 12 और 3 15 ये आ जाता। अब इसी सेम उस पर इसी पर सेम कह रहा था वो 2 साल का अमाउंट निकालना था। तो यहाँ पर देखो 100 था, अगर हम ब्याज निकालते, अगर हम ऐसा ही निकालते तो 12.5 का 2 गुना कर देते 25 आ जाता, यानी कि अमाउंट कितना बनता है 125 बनता। इनमें डिफरेंस कितने का है 25 का डिफरेंस है, यही 25 बराबर 3075 दिया था। 100 बराबर पूछा था, तो ये कै गुना हो रहा था 4 गुना। इसका भी हम 4 गुना कर दें, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 12 300 आंसर। अगला सवाल, एक समूह में कुछ बच्चों का औसत भार इतना था, जब इतने केजी के औसत भार वाले 14 बच्चे समूह में शामिल हुए और इतने केजी औसत भार वाले बच्चों के समूह छोड़ दिया तो बच्चों का औसत भार मूल औसत की तुलना में 1 केजी कम हो गया। शुरू में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले यहाँ पर एक देखो, 1 केजी की कमी या घटी बढ़ी जो कुछ भी हो रही है कितने लोगों में, 1 के लोगों में। भाई औसत भार प्रत्येक का मतलब होता है। अब देखो एक्चुअल में एवरेज 48 था, लेकिन क्या हुआ 53.5 केजी वाले 14 छात्र, कितने 14 छात्र आ गए और कितने चले गए 56.5 वाले 12 छात्र चले गए। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं एक दूसरे से, हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से 53, यानी कि हम घटाएंगे 53.5 तो 0.5 तो आ ही जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 0.5 आ गया। फिर 13 से 8 गया तो 5 बच गया, यानी कि 5.5, लेकिन 14 लोगों में कितना हो जाएगा 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 यानी कि 77, ये प्लस का लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग लेके कितना गए हैं ये भी देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से 0.5 आ ही गया है और फिर 16 से 8 गया तो 8, यानी कि गुणे में कर दो 12, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102 हो जाएगा। अब 102 में तो हमने देखा कि भरपाई हो चुकी है 77 की, क्योंकि 12 लोग चले गए 14 लोग आ गए ना, तो 77 लोग एक्स्ट्रा लेके आए थे, तो 102 में से 77 की तो भरपाई हो गई। यानी कि यहाँ से करेंगे 10, 12 से 7 गया 5 बच गया और फिर यहाँ पर बचा 9 से 7 गया 2, यानी कि 25 की कमी हुई है। तो बस यही निकालना था, 25 केजी कितना हो जाएगा 1/1 और गुणे में हो जाएगा कितना 25, यानी कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए था 25 लोग होंगे।
अब लेकिन ये आंसर नहीं आया, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे भी तो कुछ लॉजिक लग रहा होगा। भाई 14 लोग चले गए आ गए और 12 लोग चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बढ़ोतरी कितनी हो गई, 2 लोगों को हो गई, यानी कि पहले ये 2 लोग कम रहे होंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अगला सवाल, मान लीजिए x 6500 और 7000 के मध्य में ऐसी संख्या है जिसे 10, 12 और इससे भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना आता है, तो x के अंकों का योग कितना होगा? तो सबसे पहले इनका सबका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो जैसे ही हमने 2 माना, तो यहाँ पर देखो 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से 2 ले लो, ठीक है। तो 2 3 6, 2 चौकू 8 हो गया। अब इनमें देखो ऊपर जो भी नंबर लिखे कुछ भी कॉमन है कुछ भी नहीं है, तो आप इसी तरीके से बिल्कुल चिपका दो। यहाँ पर समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, और 16 पंजे 80 हो गया, और 80 गुणे का तो 21 हो गया। तो 21 अट्ठे 168 हो जाएगा, और फिर इतना, यानी कि ये आ गया हमारा एलसीएम। यानी कि हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि सब में जो डिफरेंस है 10 और 3 का, जैसे 10 और 3 का डिफरेंस कितना है? 7 है। 12 और 5 का डिफरेंस कितना है? 7 है। 14 और 7 का डिफरेंस 7 है। फिर 16 और 9 का डिफरेंस 7 है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये एलसीएम निकालने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना मान होगा, यानी कि माइनस का 7 करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने रख दिया क्या? 4। 3 रखेंगे तो कम रह जाएगा, क्योंकि हमें 6500 और 7000 के बीच में नंबर चाहिए। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 0, 4 अट्ठे 32 और 16 चौकू 64, 67 माइनस का 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 6713। तो 7 3 10 है, 11 11 6 17 आंसर। अगला सवाल, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर, इसका कितना? 1/4 है। तो आयतन पूछा गया था, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया था, तो उससे ऐसे तो कोई बात बननी नहीं थी, हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे मान निकल पाएगा। यहाँ पर हमको रेडियस भी चाहिए और फिर तुम्हारा एच का भी मान चाहिए। तो यहाँ पर तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, तो सबसे पहले तो रेशियो बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो गया एच अपॉन एच प्लस का आर हो गया, यानी कि 1/4। यानी कि अगर एच 1 है तो रेडियस कितनी है? 4 है। अब इसको मान हमको उसमें पुट करना पड़ेगा, तब हमारा निकल के आ पाएगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणे 22/7। आर का मान कितना हो गया? 4x हो गया, और 4 1 5x हो जाएगा। बराबर में क्या हो गया? 3 6 9 6 हो गया। तो 9 3 12, 6 6 12, यानी कि 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया, 11 3 33 हो गया, फिर 11 3 33, 11 छक्का 66। तो यहाँ से 2 दूनी 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32 और 4 चौकू 16 हो गया। फिर यहाँ से 4 से और काट दो, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, यानी कि अब ये 5x आ गया यहाँ पर, तब तो दिक्कत वाली बात है। यानी कि x स्क्वायर बराबर 21 गुणे में 7 बटे में 5 हो गया। अच्छा हाँ, तभी मैं कहूँ कुछ गलत कैसे आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 4 थोड़ी ना होगा, ये हमने गलत लिख दिया है। आपको भी ध्यान, आप तो हंस रहे होंगे, आप क्या कर रिकॉर्डिंग जो चल रही है आप तो मौज काट रहे होंगे, वाह भाई वाह गलत कर दिए। यहाँ पर 3 होगा इंटू में 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नीचे में 3 3 सत्ते 21 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 7 हो गया, आयतन निकालने में कोई दिक्कत है? यानी कि 22/7। r का मान कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स था, यानी कि 3 गुणे 7 गुणे में 3 गुणे में 7, और h का मान कितना हो जाएगा? 1 था, 1 इंटू एक्स मतलब 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद गुणा भाग करना पड़ेगा, 7 में 21, 21 से किसी में 441, गुणे में हो गया 22। तो 22 एकम 22, यूनिट डिजिट जैसे ही मिला आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब ये देखो थोड़ा सा पीडीएफ में ही गड़बड़ था। तो 75,660 का ऋण 3 समान छमाही किस्त में चुकाया जाना है। ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हुआ, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? तो देखो 10% प्रति वर्ष है, तो रेट कितनी हो गई? 5% हो गई। अब 3 किस्तें चुकानी है, और वो भी अर्धवार्षिक के रूप से। तो देखो हमने तो रेट लिख ली, अब हमें ज्यादा कोई कुछ करना नहीं। देखो 5 3 15
और 5 दूनी 10, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई, 21 हो गई। 3 किस्तों में तो स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 400 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 21 21 441 और फिर 21 का क्यूब 92 61 हो जाएगा। ठीक है, किस्त तो हर साल बराबर होती है तो उसको तो बराबर करना ही पड़ेगा, तो इसमें भी गुणा कर दो 441 और इसमें हो जाएगा 21 का। यानी कि अब यहाँ से लिखेंगे तो ये 0 2 एकम 2 88 हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे तो 2 0 21 चौक 84 हो गया, यहाँ पर 8000 हो गया। तो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल 0 2 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 9, यानी कि या तो 8 3 24 और 1 25 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आ गया। हमें किस्त निकालनी थी तो देखो 25 220 का मान हमको दिया था 75 660, हमें निकालना था 92 61 का मान। तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 3 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 एकम 3 3 छक 18, जैसे ही 8 3 मिला आंसर हमारा आ चुका था। ठीक है, अब ये सीआरपीएफ का पेपर है, इसमें थोड़ा मैथ में टाइम भी ज्यादा मिल जाता है आपको पेपर में, तो घबराने वाली बात नहीं है। बी प्लस सी ए रेशियो के साथ इतना इतना दिया गया था और इनका सबका मान दिया गया था, बी का मान क्या होगा। तो अब एक बात समझो, बी प्लस सी अपॉन ए बराबर 11/4 दिया था, सी अपॉन ए प्लस का बी 5/7 दिया था। यहाँ पर देखो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 15, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 12। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे ना, क्योंकि भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं आया तो इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें कर दो 4 का गुणा, इसमें कर दो 5 का गुणा। जैसे ही 4 का गुणा किया तो हमारे सारे मान निकल के आ जाएंगे। तो देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 रेशियो में था, 4 का गुणा किया तो ए बराबर हो गया 16। सी बराबर कितना हो जाएगा 5 और रेशियो में 5 का गुणा करना पड़ा तो 25 हो गया। अब फिर यहाँ से हमें क्या निकालना था, बी निकालना था। अब एक चीज बताओ, सी बराबर यानी कि ए बराबर मान लो, ए बराबर तुम्हें पता है कितना है 16 है, और यहाँ पर गुणा करते टोटल 7 पंजे 35 आ जाता, तो इन दोनों का डिफरेंस बी आ जाएगा, यानी कि 15 से 6 गया तो 9 बच गया, 2 से 1 गया 1 19 आ गया, यानी कि बी का मान कितना आ गया 19 आ गया। ये तो हमारे हिसाब से आया, यानी कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो 6 5 11 11 और 9 20 हासिल लगा 2 2 और 1 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो 60 बराबर कितना दिया गया था 33 60 दिया गया था। बी का मान यानी कि 19 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 0 से 0 चला गया, 6 पंजे 30 6 रंग 36, यानी कि 56 गुणे 19, 19 छक्का 114 हो गया, 19 पे ना 95 95 कुछ गड़बड़ कर दिया फिर से, यानी कि 95 प्लस का 14 5 4 9 9 1 10 हो गया, यानी कि 1094 आंसर आना चाहिए था। देख रहे हो कैलकुलेशन, देख रहे हैं आप हमारी, हंसना नहीं है उसके ऊपर, क्या करें आज नहीं दिन है। यहाँ पर क्या होगा भाई, 19 छक्का 114 किया, हासिल 11 ही तो होगा, तो ये आ जाएगा ना डायरेक्ट। अब क्या ही बताएं, माफ कीजिएगा भाई, करते हैं कुछ जुगाड़, इसका ही हो जाती हैं कभी कभी गलतियां। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने % की छूट देता है तो उसका लाभ 32% होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर D% की छूट देता तो उसका लाभ 36% होता। तो डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात अंकित मूल्य और इधर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दोनों को बना लो। आपको पता है प्रॉफिट वाला आ जाता है इसके नीचे और छूट वाला इसके नीचे, यानी कि 17.5 को हम ये लिख सकते हैं। तो 100 में से अगर हम 18 घटा देंगे, 100 में से पूरा 18 घटा देंगे तो 82 बचेगा, 10 से 5 गया 5, ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था, 132 में D% की छूट दी जाती, तो 100 माइनस का D/100 हो गया, और बराबर में क्या हो गया, इस पे हमें हो गया प्रॉफिट 136 बटे में 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 4 तियां 12 4 तियां 12 हो गया, इधर करेंगे 4 तियां 12 1 बचा 4 चौको 16 हो गया, 11 से कट जाएगा 11 तियां 33, इधर करेंगे 11 सत्ते 77 और 11 पन्ना 55, इधर और कट जाएगा यानी कि 2.5 आ जाएगा। तो 100 माइनस का D बराबर में 25 चौको 100, हासिल लगा 10 हो गया, 25 तियां 75 और 10 85 हो गया, यानी कि D बराबर कितना आ गया 15%। अगला सवाल, तो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 10% ने मत नहीं किया, इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 58% प्राप्त किया और इतने मतों से बहुमत जीता। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है। देखो टोटल अगर हम मान लेते हैं कि इसमें से 100 रहे होंगे, ठीक है, तो क्या हुआ है कि 10% ने वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला यानी कि 90 लोग बचे। इसके अलावा 15% अमान्य हो गए तो 85% बच गए। अब जीतने वाले ने वैध मतों का 58% प्राप्त किया,
यानी कि एक ने 58% लिया तो दूसरे ने कितने परसेंट लिया होगा, यही तो हमें निकालना पड़ेगा। तो दूसरे ने 42% वोट लिया होगा। अब इतने मतों से जीत गया, तो हमारे हिसाब से हारा जीती कितने मतों से हुई, 16% वोटों से। तो यही कहने का मतलब है 90 गुणे 85 बटे में 100, इसका 16% बराबर दिया था 73-44। ठीक है, करते हैं कुछ इसका भी जुगाड़। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 16 गुणे में 100 पहुंच गया, इधर कर देंगे 42/100। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर करेंगे 8 ने 72 बचा 1, 8 एकम 8, 8 8 64, यानी कि हमें करना पड़ेगा, यहाँ से इधर कर लो 918 गुणे में 21, तो 21 अट्ठे 168, आंसर लगा दो, बात खत्म। क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही तो चाहिए थी, यूनिट डिजिट पे काम हो गया। अगला सवाल, 3 नोटबुक और 4 पेनों का क्रय मूल्य इतना है। यदि एक नोटबुक का क्रय मूल्य 2 रुपए बढ़ा दिया जाता है और एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए कम कर दिया जाता है, तो 2 नोटबुक 3 पेनों का क्रय मूल्य 93 हो जाता है। 4 नोटबुक 2 पेनों का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इसमें क्या करो, आप मान लो, नोटबुक रह गया, नोटबुक को हमने मान लिया x और ये पेन को मान लिया y। इसके में क्या हुआ, 2 की वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी 1। तो पहली कंडीशन में 3 नोटबुक यानी कि x 4y बराबर हो गया 132। फिर दूसरी कंडीशन में 2 रुपया बढ़ गया, यानी कि कितने का लिखना है, 2 नोटबुक का, तो ये x प्लस का 2 हो गया और फिर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 3 पेन का y माइनस का 1 बराबर में हो गया 93। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे 2x प्लस का 3y बराबर में 93 प्लस का 3 माइनस का 4, यानी कि इधर हो गया 92। तो ये हो गया 2x प्लस का 3y बराबर 92। तो अब क्या करो, किसी भी इक्वेशन में गुणा भाग करके हम लोग बराबर करते हैं, यही एक तरीका ही है। यानी कि इसमें गुणा कर लो किसका, 2 का, और इसमें गुणा कर लो किसका, 3 का। तो फिर गुणा करके इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी कि 3 दूनी 6x प्लस का 4 दूनी 8y बराबर में 2 दूनी 4 हो गया, 13 दूनी 26। इधर करेंगे 6x 9y बराबर 3 दूनी 6 हो गया, 3 नेम 18 हो गया, 3 नेम 27 हो गया। देख रहे हो दिमाग कहाँ है। 9 से 8 गया y बच गया, 16 से 6 से 4 गया 2 हो गया, फिर 7 से 6 गया 1 हो गया। यहाँ पर माइनस कर रहे हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर दोनों कट के, तो आप इतना माइंड मत कीजिएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि अगर y बराबर 12 है तो हमें निकालना पड़ेगा x बराबर भी। तो x बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी में भी पुट कर दो, यानी कि 2 इंटू में x प्लस का 12 3 36 बराबर में 92। तो यहाँ से 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 छक्के 12 हो गया। तो x बराबर 16 से 8 गया 8 हो गया, 3 से गया 2 28। ठीक है, अब ये मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं खुद ही थक जाता हूँ ऐसे सवाल करते करते, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारे आगे, हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 12 दूनी 24, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 130। अगला सवाल, ए बी इतने अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके व्यावसायिक साझेदारी की। 6 माह बाद ए ने अपनी पूंजी इतने % की कमी की और बी ने अपनी पूंजी में इतनी वृद्धि की। 1 वर्ष बाद इतने लाख का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा कितना। तो देखो ए और बी, इनका रेशियो बना लो एकदम आसान सा, यानी कि 9 अट्ठे 72 का पूरे में गुणा कर देंगे, यानी कि ये 45 हो गया और इधर हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, 6 माह बाद, यानी कि इन्होंने पैसे कितने दिन के लिए लगाए, 6 महीने के लिए। ए ने अपनी पूंजी का इतना कम कर दिया, यानी कि ए ने 1/3 कम कर दिया, तो बचा कितना, 2/3 बचा। बी ने 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि 32 50% मतलब 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2। अगर आप ये शिफ्ट देख रहे हैं, ये पेपर देख रहे हैं, तो इतना तो आपका बेसिक क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 6 से 6 तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कर देंगे 16 हो गया, यहाँ पर कर देंगे ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 15 प्लस का 15 दूनी 30, इधर हो गया 32 प्लस का 16 3 48। तो यहाँ पर 8 2 10, यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 4 8, तो 5 और इधर हो गया 4 3 7। तो इधर कर देंगे 15 पना 75, इधर कर देंगे 16 पंजे 80। अब इनको जोड़ देंगे तो 6 5 11, यानी कि 31 की मान दिया गया था 68.2, हमसे 15 का मान निकालना था। तो यहाँ से क्या करेंगे, 22 से कम 22 और 22 3 66, पूरा 22 बार चला गया। तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल,
एक आदमी एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज चाल से चलता उसे 4 घंटे कम लगते। यदि वह 7 की धीमी चाल से चलता तो उसे 7 घंटे अधिक लगते। आदमी की सामान्य चाल क्या है? अब इस सवाल को या तो आप ऑप्शन से कर लो या तो आप बेसिक से कर लो। जैसे मान लो स्पीड s मान ली, ये t मान ली, ठीक है। अगर वो 8 तेज से चलता है यानी कि अगर स्पीड उसकी इतनी होती तो उसको t 4 घंटे कम लगते यानी कि t माइनस का 4 लगता। भाई हम डिस्टेंस निकाल ले, डिस्टेंस बराबर s इंटू क्या होता है, t होता है, यही तो होता है। तो ये हो गया। अब वो कह रहा था 7 की धीमी चाल से चलता है तो s माइनस का कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 घंटे अधिक लगते यानी कि t प्लस का 7 हो जाता। समझ गए होगे? और ये बराबर किसके हो जाएगा, s इंटू टी के हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार देखो इसको कंपेयर करते हैं यानी कि एस टी बराबर यहाँ पर एस टी माइनस का 4x और इधर एस टी हो गया और माइनस का 4x प्लस का 8t और माइनस का हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया यानी कि हम लिख सकते हैं 4x या तो काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32। तो इधर आ जाएगा s माइनस का 2t बराबर में हो गया माइनस का 8, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं एक बार। इन दोनों को कंपेयर किया तो एस टी बराबर एस टी प्लस का 7s और माइनस का 7t माइनस का 749 हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो, तो यहाँ पर हो जाएगा s माइनस टी बराबर 7। तो यहाँ पर पुट कर दो एट s माइनस टी बराबर में 7। अब यहाँ पर घटा दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस का t, 8 7 15 माइनस का, तो ये कैंसिल आउट, t बराबर कितना आ गया 15 आ गया। इसमें पुट कर दो भाई। तो यहाँ पर क्या रखना था t की जगह यानी कि यहाँ पर हो जाता माइनस का 15 बराबर में 7, तो s बराबर कितना आ गया 22। अगला सवाल, x एक निश्चित कार्य को इतने दिनों में करता है, x y से इतने % कम कुशल है। x और y दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य z द्वारा कितने दिनों में समाप्त कर दिया गया। x y z एक साथ मिलकर मूल कार्य को कितने दिनों में करते। तो x ने क्या किया 24 दिन में काम किया। y और x की इफिशियंसी में रेशियो कह रहा था x से 20% कम था, यानी कि x अगर 5 था तो y कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर टोटल अगर वर्क निकाले तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 24 यानी कि 24 पंजे 120 हो गया। एक्स वाई ने 3 दिन काम किया। अब 3 दिन काम किया तो इफिशियंसी उनकी 9 हो गई और 3 दिन काम किया तो 9 3 27 काम किया तो माइनस का 127, तो यहाँ पर बचा कितना 93 बचा। अब ये जो 93 काम है वो जेड ने किया। जेड ने कितने दिन में किया 15 दूनी 30 और 1 31, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि ये 3 बार, यानी कि जेड की इफिशियंसी कितनी आ गई 6 आ गई। अब तीनों को मिलकर करना है तो भैया 6 प्लस का 4 प्लस का 5, 6 4 10 10 5 15 15 8 120 आंसर। अगला सवाल, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है। पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है और क्यू आर छोटे वृत्त की आर पर वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि बड़े वृत्त से एस पर मिलती है तो आर पी की लंबाई क्या होगी। देखो दो वृत्त हैं, बढ़िया से एकदम बना लो, सुंदर टिकाओ, थोड़ा बड़ा बनाए जिससे समझ में आए चीजें। ये हो गया इसका कैन। अब उनकी रेडियस 37 दी गई थी, ये हो गया 37 और एक छोटी हो जाएगी। पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है, पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है यानी कि यहां से इसको मिला दो, पी क्यू ये व्यास। क्यू आर छोटे वृत्त की आर पर स्पर्श रेखा है, क्यू आर छोटे वृत्त की आर पर स्पर्श रेखा, ठीक है, जो बड़े वृत्त को एस पर मिलती है यानी कि वो यहाँ पर एस पर मिलती है, ठीक है। आर पी की लंबाई कितनी होगी यानी कि हमें ये फाइंड करना है। तो अब बात को समझने की कोशिश करना है। इसको हटा दो 37 को थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमें मॉडिफिकेशन करना है वो हमें करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा आसानी से निकल आएगा। सबसे पहले क्या करो, इनको मिला दो। जैसे ही इसको मिलाया तो ये तो पता लग गया ये 90 डिग्री का यहाँ पर बनाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको भी मिलाएंगे, इसको यहाँ पर कहीं पर भी तो 90 बना रहा होगा ये, यानी कि ये मिलाओ, यहाँ पर ये क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। हमारा चित्र थोड़ा सा गलत बन गया है, कोई बात नहीं, उस चीज को माइंड में मत करना। तो ये जो छोटी रेडियस थी वो 12 थी, ये 37 था, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कर्ड चाहिए यानी कि सॉरी लंब चाहिए। तो 12 35 37 ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट से ये वाला टर्म तुम्हारा निकल आया। अब एक चीज बताओ, ये 37 है
तो ये भी 37 होगा, ये भी 37 होगा। तो ये जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि ये कितना था, ये 12 था। ये बात समझ गए होगे। अब ये देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल, यहाँ पर नाम रख दें पी, आर ओ क्यू, ये ट्रायंगल के सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल क्यू एस पी के। जब सिमिलर होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये 35 है तो ये भी 35 होगा। सिंपल सी बात है भाई, सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा दो तो दो भागों में बराबर बटेगा। अब लगा देते हैं इस ट्रायंगल में फार्मूला, क्या निकालना था हमें, पी आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर 1225 हो गया, 24 का हो गया 576। तो 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 3 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 5 3 8, 1801 आ गया। तो अब 1801 आया, ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 41 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 में 81 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9, यानी कि 1681। तो ये तो बहुत कम है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। 42 का अगर होल स्क्वायर करते हो तो 42 यानी कि 8 2 64 हो गया, और 8 यानी कि 1764 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो बात को। अब ऑप्शन तो देख रहे हो कि आप कितने बढ़िया दिए गए हैं, यानी कि 42.8 दिया गया था, 42.4 दिया गया था। तो आप इसको आप थोड़ा सा मेहनत करना, होल स्क्वायर करना, दोनों का आप निकालना, आंसर आ जाएगा 42.4। ठीक है, ये ध्यान रखना। या तो आप जैसे, अब मैं ही करना चाहता तो मैं तो ऐसे करता, प्लस का 0.4 का होल स्क्वायर कर लेता, ये हो जाता 1764, प्लस में 4 चौकू 16 हो जाता, प्लस में हो जाता 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगाएगा 8 चौक 32 और 1 33 हो जाता, 33.6। अब 6 आ जाता और इधर लास्ट में 6 1 7 आ जाता, जोड़ देते 4 3 7 हो जाता, यहाँ से लगा 1 हो जाता, यानी कि 7 7 3 10 की 0, यहाँ से लगा 1 8, यानी कि 1807 आ गया। हम यही आंसर लगा देते। ठीक है, तो आप अपने ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसा करना चाहें, बाकी तो क्या ही है तो है जो कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो, इसमें कह रहा था इनके प्रतिच्छेदन बिंदु इस समीकरण पे स्थित हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। तो सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे नहीं, घटाते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, एक्स, और इधर 5 हो गया। तो एक्स बराबर 5 पुट कर दो किसी भी समीकरण में, इसमें पुट करते हैं तो 5 माइनस का 3y बराबर में 11 हो गया, यानी कि माइनस का 3y बराबर इधर चला जाएगा 6 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 2 हो गया। अब इसमें पुट कर दो y मान, तो 3 गुणे 5 प्लस का माइनस का 2 गुणे में y बराबर 20, तो 5 या 15 माइनस का 2y बराबर 15, इधर आ जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा 5/2, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अब या तो आप देख लो बेस बराबर है ना, तो आंसर लगा दो आई, या तो ऐसे कर लो 1.5 हो गया, और किसका आ रहा है, ये माइनस का आ रहा, माइनस का आ रहा है। ये किसका मान आया, के का मान आया है। ठीक है, यहाँ पर के रखो। तो अब ये तो हो नहीं सकता, के बड़ा हो सकता है 3 से, नहीं, क्योंकि माइनस में आ रहा, तो ये भी हटा दो, ये भी नहीं हो सकता, माइनस में आ रहा। अब ये माइनस में आ रहा था 1.5, तो इससे तो नहीं हो सकता ना, ये भी गलत है। यहाँ पर करेंगे 1.5 हो रहा, इससे छोटा, ये आंसर लगा दो। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं। सी एक निकासी पाइप है। ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी खोला जाता है। इससे टंकी भरने में इतने अधिक समय लगता है। यदि पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली करेगा। तो ए और बी, ठीक है, 15 और 20, एलसीएम ले लेंगे, 60 हो गया। तो यहाँ पर 15 चौकू 60, 20 दिया। सी एक निकासी वाला पाइप है, बहुत बढ़िया बात। ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि 4 3 7 की एफिशिएंसी से 4 घंटे खोला गया, तो 28 ये भर गया। काम बचा कितना हमारे पास, 60 से 28, 60 से 20 गया 40, 40 से 8 कम कर देंगे, 32 काम बचा हुआ है। तो अब इसमें 32, तो 19 बना 95, 96 ऊपर चला जाएगा 5, तो यहाँ पर 3 बार चला जाएगा, यानी कि 5/3। ये मान किसका आया, ये मान आया 3 माइनस सी का, क्योंकि इसमें खाली भी करने वाला था तो सी खाली कर रहा था। तो अब क्या करते हैं, सी इधर ले लो, 3 माइनस का 5/3, 3 तिरका 9, 9 से 5 गया 4/3, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब सी को भरा हुआ टैंक खाली करना, तो 60/4, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 15 चौकू 60, 15 3 45 आंसर। अगला सवाल, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 60 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे पहले दिन ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो, ए और बी
ये हो गया 60, ये हो गया 180। अगर एलसीएम लेते हैं तो एफिशिएंसी 3, इसकी हो जाएगी 10। अब ए से आरंभ हुआ, फिर कौन आया बी, यानी कि 3 और 10, यानी कि 13 काम हो रहा कितने दिन में, 2 डेज का। अब एक दिन मानकर भाग करते हैं 180 में, तो यहाँ से 13 एकम 13 हो जाएगा। बचा कितना है 5, फिर 13 3 39, 39 हो गया। अब बचा कितना है 39 के बाद 11 काम बचा है। अब इसमें 2 का गुणा कर दो, यानी कि 26 दिन का काम होने के बाद कितना काम बचा है, 11 काम। अब इनका नंबर आ जाएगा इन भाई साहब का, ठीक है। तो माइनस का 3, एक दिन का ये काम कर दिए, तो बचा कितना 8। अब इसमें प्लस का 1 कर दो। अब 8 वाले में कौन आ जाएगा, ये आ जाएंगे भाई साहब। तो 8/10, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 27 से 4/। अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या, अब आपके सारे सवाल समाप्त हो गए, ठीक है। इनको देखो बस रफली आप देख लेना एक बार, इस टाइप के मुझे नहीं लगता कि सवाल आपका आएगा, बस आपके हैबिट में होना चाहिए। आप इस पर ज़्यादा फोर्स मत करना, सीजीएल के किसी भी पेपर में ऐसे आपका नहीं आएगा। आएगा तो 1-2 सवाल आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। 30 सवाल मेंस में आते हैं, आप 29 करो ना, 29 में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 30 जरूरी नहीं होते हर चीज़ पूरी करना, ठीक है। तो इतना ना सोचे ज़्यादा, और इनको बस रफली आप ओरल देख लें कि इस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।